वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो मेहमान इस सेगमेंट में मौजूद हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, पहले गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली, डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। ठीक ठाक हैं? खैरियत जी से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन। चलें, दैट्स वेरी गुड। और हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद है मोहम्मद अजमल चांडिया। स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक है इनका, सोशल सेक्टर में बेतहाशा कंट्रीब्यूशंस हैं और कैंडिडेट एमपीए पीपी 270। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। पहले तो बहुत खुशी हुई ये जान के कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, तो फिर तो खेलों के हवाले से खासी बात होगी इंशाल्लाह, जरूर जी। और उसके साथ कैंडिडेट एमपीए, जरा प्लीज हिस्ट्री बताइएगा। हिस्ट्री बड़ी अनफॉर्चुनेट है मुजफ्फरगढ़ के लिए। मैंने 2018 का जो इलेक्शन था वो कंटेस्ट किया था मुजफ्फरगढ़ सिटी से बतौर एमपीए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने विन किया था। उसके फिर 3 दिन बाद रिजल्ट हमारा चेंज कर दिया गया था और सिर्फ 17 वोटों से मुझे वो इलेक्शन हरवा दिया गया। और बस ये है स्टोरी। आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन देखें, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ सिटी के अवाम के साथ एक ज्यादती हुई, उनका मैंडेट चोरी किया गया। और बाकी ये है कि मेरा जज्बा अभी तक वैसा का वैसा है और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो इंशाल्लाह हम विन करेंगे और अपने इलाके की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो अभी मुबहम है और उसमें कई स्टेक होल्डर्स अपनी कोशिशें कर रहे हैं गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की, या गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो भी उस पर भी कई ऐसी चीजें हैं। खासतौर पे महंगाई का जो इशू है उस पर गवर्नमेंट को वो मैटर कोप करने पड़ेंगे, क्योंकि अवाम जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि वेजेस बहुत कम हैं और जो महंगाई है उसकी रेशो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और फिर एक कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम है वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये जो महंगाई का इशू है वो खुद साख्ता भी हो जाती है और साथ साथ जो गवर्नमेंट का कंट्रोल जब पुअर होता है तो फिर ये चीजें जो है ना ज्यादा भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही। तो एक जानिब आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन, दूसरी जानिब आप स्पोर्ट्स में अपनी खिदमात दे रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं दोनों चीजें एट अ टाइम? बुनियादी तौर पर मैं अगर आप ये देखें ना तो मैं ये समझता हूँ कि जो समाजी शोबा है उसी से ही जो है ना सियासत जुड़ी है। अगर आप एक सोशल वर्कर नहीं है और अगर आप आवाम के बारे में नहीं सोच सकते और सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको पॉलिटिक्स करने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरी जो एक आप कह लें कि जो जहनी साख्त है या हमेशा से जो मेरा विलिंगनेस रही है वो टुवर्ड्स सोशल सेक्टर रही है, और मैं सियासत को उसका एक सानवी सी एक ब्रांच समझता हूँ कि जब आप आवाम के लिए सोचते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं, तो सियासत यही है। सियासत कोई एक उससे खिदमत है। जी, खिदमत है। और जो स्पोर्ट्स है, क्योंकि मैं नेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन हूँ रहा हूँ, तो मैंने हमेशा जो है ना कोशिश की है कि नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। और हमारा इलाका वैसे ही काफ़ी डिप्राइव्ड है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ का फुकदान है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा एक आप समझ लें कि एक हाइप दी है, मेरे कैरियर में बड़ी मुझे सपोर्ट की है, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे पे बैक करना चाहिए। हर उस बंदे को पे बैक करना चाहिए उस शोबे को जिस शोबे से उसने तरक्की पाई हो, जिस शोबे से उसने शोहरत हासिल की हो या जहाँ से उसका नाम ऊपर हुआ हो। तो यही चीजें सोच के मैंने हमेशा यूथ डेवलपमेंट बिल्कुल जारी रहेंगे। ठीक है मोहम्मद अजमल साहब, अच्छी अप्रोच है आपकी, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली, डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं नए कैंपस के हवाले से। बिल्कुल कंप्लीट हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जो पहला फेज था वो कंप्लीट हो चुका है। ओके। और हम उसमें शिफ्ट भी हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो ये कमिंग मंडे है, इंशाल्लाह नया सेमेस्टर हम वहाँ शुरू करने जा रहे हैं और अल्लाह के फजल से वो फुल फ्लेज तैयार है इंशाल्लाह। ठीक है, तो कौन से नए प्रोग्राम्स पर काम किया जा रहा है? अभी तो हम चूंकि यहाँ हमारे पास स्पेस कम थी, हम नए प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर सकते थे। वहाँ डेफिनेटली नए प्रोग्राम, चूंकि आपको इल्म होगा कि बेसिकली ये इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग के बहुत स्ट्रांग प्रोग्राम हैं जो हमारे मेन कैंपस में है, वो तमाम पूरे का पूरा सेटअप हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। डेफिनेटली हमने को अच्छा खासा वहाँ ज़मीन अपने एक्वायर की है
उस पे इनिशियली तो हम एक एकेडमिक ब्लॉक और एक हॉस्टल जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं। Okay. और यही जो करंट प्रोग्राम है इनको हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक। इसको हम देखेंगे वहाँ सेटल हो के तो नेक्स्ट ऑब्वियसली हम नए प्रोग्राम इंजीनियरिंग के पे लॉन्च करेंगे और बाकी प्रोग्राम में लेके आएंगे जो इस इलाके के लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, चलिए दैट्स वेरी गुड। स्टूडेंट्स का कितना रिस्पांस है, कैसा रिस्पांस है, कैसा फीडबैक? आई थिंक जो स्ट्रेटेजिकली जहाँ जिस जगह पे हम बेस कर रहे हैं इट्स अ वेरी रूरल एरिया। या वहाँ से उस एरिया से बच्चे जो है ना मुल्तान में ट्रैवल करके आते हैं। अगर हम देखें कि जहाँ हमने बेस किया है उसके जो 30 किलोमीटर का रेडियस है वहाँ कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और एड ऑन होगा कि जो उस इलाके के बच्चे ट्रैवल करके इधर आते हैं उनके लिए कि उनके डोर स्टेप पे हम चले गए और क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक भी हैं क्योंकि जहां हम करंटली थे वो एक फुल फ्लैज एक कस्टमाइज कैंपस का एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड नहीं करता था। तो अब तो ये एक कस्टमाइज कैंपस बनाया है जिसमें तमाम एजुकेशन की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। चलें, दैट्स वेरी गुड। बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। कैंपस की तो बात हो गई एंड यू आर रेडी टू वर्क ऑन इट और अब वो शिफ्ट हो चुका है, तमाम चीजें कंप्लीट हो गई हैं, शिफ्टिंग भी हो गई है। एजुकेशन सिस्टम में आप पर्सनली क्या समझते हैं, इंडिविजुअली क्या चेंजेस आने चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें कि कैसे दुनिया कैसे जा रही है और टेक्नोलॉजी पे टेकअप दुनिया ने कर रही है एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉर दैट। मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको करंट देता हूं कि ये कोविड-19 आया है। दुनिया उस पर रिस्पॉन्स कर रही है, डेवलप कर रही है, बहुत सारी चीज़ें की भी हैं और हम लोगों की तरफ देख रहे हैं कि हमें चीज़ें मिल जाएं। we don't have facility and we don't have plan to actually cope with such incidents in future as well। कि अगर कोई कैलेमिटी आती है तो पाकिस्तान उसके लिए कितना तैयार है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली वो बिल्डअप किया वेरी जो है ना वो स्टैग्नेंट है चीजें। ठीक है, बिल्कुल सही। हम डिग्री तो दे रहे हैं बच्चों को बट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द इंडिविजुअल जिसकी करंट मार्केट में जरूरत है। मैं उसको इस तरह देखता हूं कि हमारे प्लान में कमी है। वी डोंट नो, साबित नहीं हो पा रहे स्टूडेंट्स। वी डोंट नो कि व्हाट वी नीड एक्चुअली। यस, हमें अभी पता नहीं है कि हमें कल आने वाले डाउन द लाइन 20 इयर्स 30 इयर्स हमें किस चीज की जरूरत है। बिल्कुल हमने प्लान नहीं किया। हमें प्लान करके उसके मुताबिक मैन पावर प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वन थिंग, जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट द सेकेंड थिंग, ताकि उसको हम पूरा कर सकें। और डेवलपमेंट की तरफ हम हर चीज के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं और जो डे टू डे बेस पे मैनेजमेंट हमारी चल रही है जो एक किसी भी कंट्री के लिए बड़ी नुकसानदेह भी है और वो उसको आगे लेके नहीं चल सकती अनलेस वी हैव ए प्रॉपर प्लान ऑफ एजुकेशन कि हमें क्या जरूरत है। वी नीड टू रिवाइज आवर करिकुलम अकॉर्डिंग टू दैट। और ये करिकुलम इफ आई टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी लेवल, हम तो अपनी कोशिश करते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में बच्चा जब पहुंचता है वो बहुत ज्यादा चीजें सीख के आ चुका होता है। वो टीन एज प्लस हो चुका होता है। बहुत सारी चीजें उसको टीन एज और उससे डाउन में देने की जरूरत है कि बच्चों को वेरी इनिशियल स्टेज पे हमारा करिकुलम चेंज करने की जरूरत है कि बच्चे को सिखाया जाए कि एक्चुअली एक अच्छा ह्यूमन और एक अच्छा नेशनलिस्ट कैसे बनना है, आपने अपने मुल्क में कंट्रीब्यूशन क्या करना है। हम बहुत ही एक जो है ना वो प्री प्लान करिकुलम उनको दे देते हैं, उनको इनोवेशन की तरफ नहीं लेके जाते जो हमारे एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फलाह है। हम बच्चों को नंबर्स गेम की तरफ डाल देते हैं, पेरेंट्स भी उसी की तरफ जाते हैं, बच्चे भी उसी की। I have seen many students जो उनके नंबर्स बहुत हैं बट दे आर फेल्ड इन द लाइफ। द रीजन इज कि उन्होंने सीखा नहीं है कि हमने सोल्यूशन कैसे ढूंढना है। एक प्रॉब्लम आ गया बिकॉज वी आर ए कंट्री लाइक के इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। नॉट ओनली विद अस, एवरी कंट्री हैज मैनी प्रॉब्लम बट उनको सिस्टम ऐसे होते हैं कि जो इनोवेशन की तरफ लेके जाते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड सिस्टम होते हैं जो उसके अंदर बच्चा जाता है, कोई भी ह्यूमन उसके अंदर जाता है तो दे सॉर्ट आउट द सोल्यूशन आउट ऑफ दैट। एग्जैक्टली। तो वो एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं इन द एजुकेशन सिस्टम आर वी वर्किंग इनफ ऑन द प्रैक्टिकल साइड स्टूडेंट्स के ऊपर?
प्रैक्टिकल कोई काम हो रहा है या सिर्फ थ्योरी ही चलती आ रही है? मैं अगर आप मेरी ओपिनियन देखें तो वी आर वेरी लैकिंग इन प्रैक्टिकल साइड, वी आर वेरी लैकिंग। हम थ्योरी पे तो काम करते हैं, बच्चों को क्लासरूम में बुला के पढ़ा देते हैं, लेक्चर दे देते हैं, बट उसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ बहुत कम लेके जाते हैं। हमारा रिसर्च, वी आर वेरी वीक इन रिसर्च एट दिस सिस्टम, बिकॉज इफ लुक एट दैट, ये बहुत सारी चीजें लिंक होती हैं जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब आप रिसर्च यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हैं तो डाटा जनरेट होता है, वो डाटा इतना प्योर और ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए कि उसी की बेस पे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन है, उस पर पॉलिसी बनाते हैं। सही। अगर वो डाटा रॉन्ग होगा, इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी, तो तमाम जो डाउन द लाइन सिस्टम आगे चलेगा, जिसके हमारी पॉलिसी बनेगी, प्लान करेंगे, वो हमारा फेल हो जाएगा। और अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग विद अस, कि हम जो है ना एक रिसर्च बराए रिसर्च किए जा रहे हैं, उस पर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हम जनरेट नहीं कर पा रहे, इनोवेशंस नहीं ला पा रहे। हाँ, इंफॉर्मेशन भी करेक्ट नहीं जनरेट पा रहे, जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम हो रही है और मकसद भी पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, मोहम्मद अजमल चांडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, खेलों के हवाले से बात है। मुजफ्फरगढ़ सुपर लीग के हवाले से क्या कहेंगे, कब होने जा रही है? मुजफ्फरगढ़ सुपर लीग का तीसरा एडिशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह 12 फरवरी से। सही। और उसमें रोही जो है वो बतौर ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे जितने भी मैचेस हो रहे हैं उनको वो कवर कर रहे हैं। और ये एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है रोही टीवी का भी, कि उन्होंने बतौर ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हमें ज्वाइन किया है। जो साउथ पंजाब में ये फ्रेंचाइज लीग हो रही है, ये सबसे बड़ी फ्रेंचाइज लीग है साउथ पंजाब की। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें हमने जो लोकल प्लेयर्स हैं मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, उनको हमने 12 फ्रेंचाइजेज में डिवाइड किया है। और आप ये देख लें कि ये PSL का जो एक मॉडल आप कह सकते हैं वो हमने अडॉप्ट किया है। इसमें जो ऐसे लोग थे जो कि किसी इदारे को रन कर रहे हैं, किसी बिजनेस को या इंस्टीट्यूट इनको अपना इंडस्ट्री को, उनको हमने कहा कि आप चिप इन करें और यूथ डेवलपमेंट के लिए काम करें। और स्पोर्ट्स एक ऐसा टूल है जो दिलों को जोड़ता है, जो पीस एंड हार्मनी के लिए एक अहम चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुजफ्फरगढ़ के डिफरेंट लोगों ने हमारे साथ इसको ज्वाइन किया और वो हमारे बेहतरीन फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जिन्होंने इन बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो रही थी उसमें अपना हिस्सा मिलाया। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि नेशनल लेवल के क्रिकेटर्स भी हमारे पास आके इस फ्रेंचाइज लीग का हिस्सा बन रहे हैं, जो सबसे अहम बात है। और उससे फायदा क्या हो रहा है, जो हमारे लोकल प्लेयर्स की कैपेसिटी है वो दिन ब दिन रेज होती जा रही है, क्योंकि जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं वो इन टीमों का हिस्सा बन रहे हैं। और जब वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो वो बच्चे उनसे सीखते हैं, नया कल्चर सीखते हैं, स्पोर्ट्स अप्रोच सीखते हैं और जो कॉम्पिटेंस है वो सीखते हैं। और इस वजह से मुजफ्फरगढ़ सुपर लीग अब एक ब्रांड बन चुका है साउथ पंजाब का। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस लीग को हम नेशनल लेवल पे लेके आएंगे इंशाल्लाह। और ये बुनियादी तौर पर इस लीग को मुनक्किद जो इसका इनकाद है, ये तीसरा एडिशन है उसका। ये आइडिया मेरे जहन में इस तरह आया कि मैं ये चाह रहा था कि एक मिसिंग लिंक है उन लोगों के दरमियान जो कि सोशल वर्क करना चाह रहे हैं और वो स्पोर्ट्समैन जो डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास आप कह लें खेलने को सामान भी नहीं है। और हमारे पास ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो इस लीग का हिस्सा रहे हैं और उनको अभी PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। तो वो बिल्कुल एक आप कह लें कि पुअर फैमिलीज में से थे, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत की और मुजफ्फरगढ़ सुपर लीग ने मुजफ्फरगढ़ सुपर लीग ने वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाई उनके लिए कि उनका मेंटल लेवल जो है वो अप हो चुका है। जब वो बिग सिटीज में जाते हैं तो उनको कोई चीज़ नई नहीं लगती, उनको पता है कि हम इस तरह के इन्वायरमेंट में, जब मुजफ्फरगढ़ सुपर लीग एक बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है स्पोर्ट्समैनों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, तो वो साथ में ये अब उनके वहां जाके कोई एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और मेरे ख्याल में जब कॉन्फिडेंस लेवल एक ऐसा फैक्टर है जो आपको जमीन से आसमान तक लेके जा सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरफ मेरी तवज्जो है, क्योंकि मैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर एक्सपर्ट भी हूं। तो मैं समझता हूं कि यूथ को बुनियादी तौर पर, आप पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है आप ये देखें ना, वो 60% जो है वो यूथ पे मबनी है। तो उनको वो एक दूसरे लफ्जों में मैं अक्सर कहता हूं कि यूथ जो है पाकिस्तान की वो अनगाइडेड मिसाइल की तरह है।
अगर हम इन्हें गाइडलाइन नहीं देंगे तो हो सकता है ये किसी जगह पे मिस हिट हो जाएं। कहीं ना कहीं डायरेक्शन की बहुत कमी जी है। जी जी जी। और वो इनकी कैरियर पाथिंग, कैरियर काउंसलिंग, और वो चाहे जो भी शोबा हो, अगर हम सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर लें चीज़ों को, और जो भी पॉलिसीज हैं, खास तौर पे यूथ डेवलपमेंट पॉलिसी जो है, जब वो नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे बनती है तो उसको ट्रिकल डाउन होके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो यूथ के मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू रोजगार का भी है और इनके कॉन्फिडेंस लेवल का भी है, खासतौर पे साउथ पंजाब में, और जैसे रोही टीवी साउथ पंजाब की आवाज़ है, तो यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि रोही टीवी एक किरदार अदा कर रहा है कि जिस तरह वो मुजफ्फरगढ़ सुपर लीग जैसे इवेंट्स को कवर कर रहा है, तो वो जो एक हमें एहसास कमतरी का शिकार साउथ पंजाब के लोगों को होता रहता है अक्सर, वो भी फिर कम हो जाता है। और साथ ये है कि जब हम लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलके, मैं मतलब ये चाहता हूं कि यूथ जो है वो पाकिस्तान की बागडोर उन्होंने संभालनी है, तो वाई नॉट कि एक ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाएं जहां इनके रोजगार के मसले को सोचा जाए, और उसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे एजुकेशन रिफॉर्म्स की, तो मैं भी उस पर चंद बातें ऐड करना चाहता हूं कि उसमें रिफॉर्म्स की बड़ी जरूरत है। देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और हम अभी एमए हिस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं, एमए उर्दू प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये तो ठीक है, आप डिग्री तो पाइल अप करते जाएं, आपको रोजगार कैसे मिलेगा? आप घर बैठ के पैसे कैसे कमा सकते हैं? आप अपनी स्किल्स इनहेंस कैसे कर सकते हैं? आने वाला दौर बहुत मुश्किल है। वहां पे फिर ये 50 बंदे एक जगह पे जॉब नहीं कर रहे होंगे, 1 या 3 या 5 बंदे होंगे जो पूरे सेटअप्स को संभाल रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब स्मार्ट लोगों को ले रही है, जिनकी अप्रोच स्मार्ट है, तो और वो ऐसे लोग होंगे जिनको अपनी स्किल्स पे अबूर होगा। तो स्किल्स का दौर आ रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए, हमारे उन इदारों को चाहिए, हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि पाकिस्तान में स्किल डेवलपमेंट को आगे लेके जाएं, और उस तरह की जरूरत है इसकी। जी बिल्कुल, और उस तरह की स्किल्स को जिसमें इन लोगों को रोजगार भी मिल सके, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर एक आप कह लें तरक्की पजीर मुल्क की लिस्ट में है। आगे सी पैक का प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालने के लिए हमारी तैयारी कितनी है, हमें बतौर नेशन आगे कैसे बढ़ना है। हमारी सोशलाइजेशन नहीं है, हम बच्चे को पैसा कमाना सिखा रहे हैं, ह्यूमैनिटी नहीं सिखा रहे। हम उसको डॉक्टर बना रहे हैं तो इसलिए कि इसका फ्यूचर सिक्योर है, ये नहीं सोचते कि डॉक्टर एक मसीहा के तौर पर जाए। तो हमें जहां पे बच्चों की मेंटल ग्रूमिंग की जरूरत है, वहां मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे डिफरेंट इदारों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत उनको भी एक ऐसा पेरेंट बनाना चाहिए कि जो कि अपने बच्चे के कैरियर की एडवांसमेंट में हेल्प आउट कर सके, और उनको पता हो कि हमारा बच्चा इसका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है, और फ्यूचर सिक्योर होने के साथ ये एक बेहतरीन इंसान कैसे बन सकता है। ठीक है, बहुत आपने ऐड की, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगी, खेलों की अपनी जगह अहमियत है, बिल्कुल है। स्कूल्स और कॉलेजेस आप क्या समझते हैं कि अपना किरदार कितना अदा कर सकते हैं और कर रहे हैं खेलों को फरोग देने के लिए? जी, स्कूल तो देखें, हम भी स्कूल से ही बतौर स्पोर्ट्समैन आगे आए, और स्कूल एक नर्सरी है, कॉलेज भी एक नर्सरी है, जो कि टॉप लेवल पे एक टैलेंट को जो है ना, वो टैलेंट पूल है जहां से टैलेंट आगे जो है ना हंट हो सकता है। तो लेकिन स्पोर्ट्स नापैद होती जा रही हैं। आप देखें स्कूल्स के आजकल जो प्रेमिसेस हैं उनको शॉर्ट किया जा रहा है, वहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, ग्राउंड्स खत्म किए जा रहे हैं, कंजस्टेड एरिया। जी 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 जी। कम से कम मैं ये समझता हूं कि इवन एक वार्ड लेवल पे भी एक ग्राउंड जरूर होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, एक पार्क होना चाहिए, या फैमिली पार्क कम ग्राउंड होना चाहिए। इस तरह यूनियन काउंसिल लेवल पे आजकल जैसे नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स बन रही हैं, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस अप्रोच को नीचे तक लेके आए, और हर यूनियन काउंसिल में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इनहेंस करे, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो लोगों में पॉजिटिविटी जो है वो जनरेट करती है, और वही पॉजिटिविटी बतौर नेशन आपको आगे लेके बढ़ सकती है। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से आपका प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली, डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान, और उनके साथ मोहम्मद अजमल चांडिया साहब, स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, सोशल सेक्टर से भी मुंसलिक हैं, सोशल सेक्टर में खासी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं इनके, कैंडिडेट MPA PP 270। मुजफ्फरगढ़ सिटी से इनका ताल्लुक है। मुजफ्फरगढ़ के हवाले से बात हो रही थी, पहले बात को कंटिन्यू करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ से। क्या इश्यूज देख रहे हैं आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड? देखें, सबसे बड़ा इशू तो ये है, मैं कहता हूँ फंडामेंटल राइट है मुजफ्फरगढ़ का। 50 लाख की हमारी पॉपुलेशन है,
और एक यूनिवर्सिटी का कैंपस हमारे पास नहीं है, ना कैंपस है ना प्रॉपर यूनिवर्सिटी है। और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि इसको मैं जुल्म कहूंगा। मुजफ्फरगढ़ की यूथ ये डिप्राइव है और हमारे बच्चों को इस्लामाबाद लाहौर जाके पढ़ना पड़ता है, और मुल्तान तो चले करीब है लेकिन ये है डेली बेसिस पे ट्रैवल करना पड़ता है। जी ट्रैवल करना पड़ता है, वो एक इशू है। दूसरा खास तौर पे वो बच्चियां, मतलब जो गर्ल्स हैं ना, उनके पेरेंट्स जो है वो बड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि सुबह उनकी बेटी जब यूनिवर्सिटी जाती है तो वो शाम तक ये इंतजार करते हैं कि वो किस वक्त तक घर पहुंचेगी और सही सलामत आ जाए। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। हम चाहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ का क़याम हो। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तहरीक भी चलाई और तमाम शोबा है जिंदगी को उसमें शामिल किया, जिसमें हमारे पास जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है वो हमारे साथ थी, हमारे साथ जो ताजरान की एसोसिएशंस हैं वो हमारे साथ आई, हमारे साथ स्पोर्ट्समैन आए, हमारे पास स्टूडेंट्स आए, और साथ साथ वो यूथ जो ये चाहती है कि यूनिवर्सिटी मुजफ्फरगढ़ में बने, उसको भी हमने इसका हिस्सा बनाया इस तहरीक का। और ये भरपूर हमने तहरीक चलाई 2020 और 21 में, और उसका नतीजा ये निकला कि हमने गवर्नमेंट को लेटर्स भी लिखे, हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई और इसको इतना फैला दिया इसका नेटवर्क के मुजफ्फरगढ़ से बच्चा ये कह रहा था कि मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे, अच्छी खासी पॉपुलेशन और यूनिवर्सिटी का ना होना, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल होना चाहिए। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का ये प्लान भी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होगी। अभी करंट गवर्नमेंट का ये प्लान भी है। आई डोंट नो कि इनका कब इम्प्लीमेंट होता है। उसमें सर ये हुआ है कि मैं थोड़ा ऐड अप करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ की एक जो प्रिंसिपली वो अप्रूव अभी, लेकिन ये जो अभी एनुअल डेवलपमेंट बजट था उसमें फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ को, और MNCH एक हमारा वहां पे बनना था, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, वो भी ड्रॉप हो गया। तो उसके लिए हम बड़े मायूस हैं। ये दोनों हेडक्वार्टर में बनने थे, और मैं ये समझता हूं कि हमारी वहां पे जो इस वक्त आप कह लें कि मैं तो उसको सिलेक्टेड क़यादत ही कहूंगा मुजफ्फरगढ़ सिटी के जो MP है, और वो ये प्रोजेक्ट्स को जो है ना इसकी पूरी रखवाली करनी पड़ती है। आप अपने राइट्स के लिए जाके आगे पूरी बहस करते हैं, उसको सिक्योर रखने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, और मुजफ्फरगढ़ की आवाम जो है इस पे बड़ी अनॉयड है। और मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट भी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से भी कि वो मेहरबानी करें और हमारा ये जो राइट है ये हमें फिल फॉर दिया जाए। ये जो नेक्स्ट बजट आ रहा है इसमें इसको लाजमी तौर पर इसके फंड जारी किए जाएं, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आर्टिफिशियल, जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मैं इनके लिए यही ऑफर कर सकता हूं कि चूंकि इनको पता है कि हम नया कैंपस एक कस्टमाइज बन गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन दिस रीजन, और ये पब्लिक ओपिनियन भी है। अगर आप पब्लिक ओपिनियन में भी जाएं कि एयर यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग ए वेरी नाइस क्वालिटी एजुकेशन इन दिस रीजन, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा दूर नहीं है हमसे। हाँ, हमारे पास बच्चे भेजें, अपने बच्चों को एडवर्टाइज करें, बल्कि ये हमारे उधर रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं अपने इलाके में। हम इनको ट्रैवल जो वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि इनके बच्चे हमारे पास आगे बढ़ें। तो आप अपने बच्चों को भेजें जी हमारे पास, एडमिशन करवाएं, हम उनको जितना फैसिलिटेट हो सका हम करेंगे। That's very good, चलेंगे तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने ये देखते हुए कि डिप्राइव्ड माहौल है वहाँ पे, तो ये कहा, क्योंकि सबसे अहम इशू यही है ट्रांसपोर्ट का भी। तो अगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि एयर यूनिवर्सिटी जो है यहाँ से एक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है ना मुहैया करेगी मुजफ्फरगढ़ सिटी के नौजवानों के लिए कि वो यहाँ आके पढ़ें, तो ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव होगा सर। और आप देखेंगे आपको वहाँ से जो इंशाल्लाह टैलेंट पूल मिलेगा वो आगे जाके मुल्क को सर्व करेगा और एयर यूनिवर्सिटी का नाम भी बुलंद करेगा और अपने इलाके का भी इंशाल्लाह जी। दूसरा इनके दो पॉइंट थे जो इन्होंने डिस्कस किए कि बच्चों को के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है ना वो डिप्राइव हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग हेल्दी नेशन। ये बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि आप एक हेल्दी माइंड जब आप हमारे पास आता है ना तो उसको बहुत ज्यादा ग्रूम करने में इतनी एफर्ट नहीं लगती। एक बच्चा जो बिल्कुल स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेता, वो बुक में सारा दिन रहता है,
तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता एजुकेशन में जितना एक हेल्दी बच्चे को देनी चाहिए। हमारे गवर्नमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल भी है, पर्टिकुलरली जब प्राइवेट स्कूल को इन्होंने अलाउ करना होता है एनओसी, तो ये स्पोर्ट्स ग्राउंड मस्ट होता है। पर अनफॉर्चुनेट है हमारी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो इन चीजों को देखती है वो इसको इग्नोर कर जाती है। ये एक बड़ा ही मैंडेटरी एस्पेक्ट है स्पोर्ट्स ग्राउंड एक स्कूल के साथ होना, और बच्चों को टाइम प्रोवाइड करना कि वो हेल्दी एक्टिविटी ड्यूरिंग स्टडी पीरियड करें। अगर वो नहीं करेंगे तो वो पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एयर यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है इसमें ओलंपिक लेवल का हमने एथलेटिक ट्रैक डिजाइन किया है। ग्रेट। हाँ, वो मुल्तान में पहला होगा जो ओलंपिक लेवल का एक एथलेटिक ट्रैक होगा जो हम अपने बच्चों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो उसने मस्ट भी कर दिया है कि इन्होंने पॉलिसी चेंज की है कि बच्चे को डेली जो है ना वो एक पीरियड अलाउ होगा कि जिसमें स्पोर्ट्स की या इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज्वाइन करना होगा। अब आप देख रहे हैं, दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग चेंज। हाँ, ये लाजमी है। लेकिन ये एक मैं पहले भी अर्ज किया ना कि जब यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है तो वो टू बिट मैच्योरिटी की तरफ जा चुका होता है। इनकी हैबिट बिल्ड करनी चाहिए जहां से हमारी नर्सरी स्टार्ट होती है। अगर वहां से इनकी हैबिट बिल्ड होती है तो ये ऊपर जाके ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी इनकी हैबिट बन चुकी थी, फिर ये खुद करते हैं। तो मेरी तो ये सजेशन होगी जितनी भी हमारे अथॉरिटीज हैं, मैनेजमेंट हैं, कि जब भी ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के साथ अबिट होती है, हमारे जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ स्पोर्ट्स का ग्राउंड, पर्टिकुलरली आप देखिए ना कितने प्राइवेट स्कूल ऑपरेट करते हैं। मोस्टली लोग जो है ना प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजते हैं, लेकिन उसको भी ये मैंडेटरी करें कि स्पोर्ट्स ग्राउंड और फैसिलिटी और उसमें बच्चों को ले जाना वो लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, बात करते हैं स्टूडेंट यूनियन के हवाले से। प्रोज एंड कॉन्स क्या है? स्टूडेंट के लिए मेरा तो सिंपल जवाब है यस नो। यस नो होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। मैं आई कैन आर्गू ऑन बोथ ऑफ दिस। नो इन द सेंस, नो जो करंट हमारा सिनेरियो है, जो करंट सेटअप है हमारा स्टूडेंट यूनियन का, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो आज से जिससे हम आए हैं, जो आज तक हम देख रहे हैं, स्टूडेंट्स एसोसिएशंस या स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया में है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज टोटली डिफरेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे स्टूडेंट जो बॉडीज हैं यूनिवर्सिटी में, दे आर पोलिटिसाइज्ड, दे शुड नॉट बी। हमारी जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे लिंक हो जाती हैं बच्चे, वो उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कंस्ट्रक्टिव नहीं होती। अलबत्ता दुनिया में अगर डेवलप्ड नेशंस में देखें तो इनका बड़ा रोल है स्टूडेंट एसोसिएशन का। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म की कमी है? प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ भी डायरेक्शन की कमी है। डायरेक्शन की कमी है। इवन के यूनिवर्सिटी को और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को जो ये अलाउ कर रही है, आई मीन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी में, उसको इनका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। बिल्कुल सही कि अगर एसोसिएशन बन रही है एक यूनिवर्सिटी में, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चांडिया साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसी में ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब यूथ डेवलपमेंट की बात होती है तो मेरा बड़ा दिल कर रहा होता है कि मैं भी है मेरी उसमें, मैंने डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं यूथ डेवलपमेंट पे डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, और सेल्फ इनिशिएटिव्स भी लिए। जहां तक स्टूडेंट यूनियन की बात है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, उनका वजूद होना चाहिए, लेकिन अब देखना ये है कि जो सबसे बड़ा मिसिंग लिंक होता है वो ये भी होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जब स्टूडेंट यूनियन वहां पे बनती हैं तो उनको मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनाता, प्लानिंग का पार्ट नहीं बनाता। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, जब हम उनको खुद कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की तरफ ला सकते हैं, जो हमारी एक वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी है जो उस इदारे को रन कर रही है, उसमें वहाँ के स्टूडेंट्स को भी हिस्सा मतलब मिलना चाहिए। वो प्लान करें कि उनका इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, वहाँ पे वो उसको अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं अपने कंट्रीब्यूशन से, वो सोशल एक्टिविटीज, सोशल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। और हमें अपनी यूथ को एक हमदर्द यूथ बनाना जरूरी है, जो कि लोगों की जाके मदद करे। उनके अंदर ये पोटेंशियल है, जज्बा है। बहैसियत मुसलमान भी हम सब लोग एक हम्बल आप कह लें मजहब और एक हम्बल
हमें तालीमात ऐसी दी गई हैं कि जिसमें हमने ह्यूमैनिटी फर्स्ट का जो है ना हमारा स्लोगन है। बिल्कुल। तो अगर हमारे इंस्टीट्यूट ये अपॉर्चुनिटीज यूथ को प्रोवाइड कर दें कि वो उनको छोटे छोटे सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स बनवा के दें और वो अपनी कम्युनिटीज में जाके वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करें, और उसमें जो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे इदारे हैं, ऐसे डोनर्स हैं, वो भी उनके साथ कंपनसेट करें उन यूनिवर्सिटीज के साथ, तो वो बच्चे जाके एक तो मैनेजमेंट सीख सकते हैं, दूसरा वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने उस इंस्टीट्यूट को भी आगे लेके जा सकते हैं और अपने इलाके को। ठीक है, यानी आपका पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट का हिस्सा भी बनाना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली, डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान, और दूसरी जानिब मोहम्मद अजमल चांडिया साहब, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल सेक्टर में कंट्रीब्यूशंस भी हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं। बात हो रही थी मुजफ्फरगढ़ शहर के इश्यूज के हवाले से। सबसे पहला इशू जिस पर हम बात कर रहे थे, जिस पर हम बात करना चाह भी रहे थे, वो था यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ का इशू। अब बात करते हैं अलीपुर रोड के हवाले से। तो एक चलता हुआ एक मसला है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या समझते हैं, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कब काम होगा इस पे? कातिल रोड कहा जाता है उसको। तो बिल्कुल कातिल रोड कहा जाता है, और इसने मैं कहता हूँ हजारों जाने ये निकल गया है रोड, और ये तो टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक इस पे प्रॉपर जो है ना काम शुरू नहीं हो सका। हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये रोड नेटवर्क्स का जो एक सिलसिला चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली वो हमारा जो रोड है वो सी पैक में भी नहीं आ सका, वरना डेफिनेटली बन जाता। वजीर आला साहब ने तो इस पर दावा किया कि वो ठीक हो जाएगा जी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वजीर आला साहब से हमारी एक रिमाइंडर के तौर पर रिक्वेस्ट है, और वजीर आजम पाकिस्तान से भी, कि ये रोड जो है, ये जिसको कातिल रोड का नाम दिया गया है, ये हजारों जाने निकल गया है, और बराए मेहरबानी आप लोग इनिशिएटिव लें, सेल्फ इनिशिएटिव लें, और ये रोड बन जाए ताकि जो कीमती जाने हैं उनका ज़िया भी रोका जाए। साथ में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो ताजर हजरात को भी बड़ी, आप देखें मंडियों तक रसाई जो है वो इन्हीं रोड्स के जरिए होती है, और वो नहीं हो पा रही। वो कोई ना कोई एक्सीडेंटल, जहां वो बेचारे रोजगार कमाने के लिए निकलते हैं, वो रोड एक्सीडेंट में अपनी जान भी गंवा बैठते हैं, और अपना जो उनका आप कह लें कि वो जो कैरी कर रहे होते हैं माल अपना, जो जिसको बेचना होता है प्रोडक्ट को, वो भी उनका वेस्ट हो जाता है। ये सब सड़कों की मुरम्मत तो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए ना जी, तो इस पर अभी तक क्यों नहीं काम किया गया? देखें मुरम्मत, हाँ आपकी बात ठीक है, बिल्कुल मुरम्मतें, और ये देखें इस पे हमारा जरूर एक सोशल लेवल पे एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और जहां तक रोड नेटवर्क्स हैं वो पब्लिक सेफ्टी के लिए भी बड़े जरूरी होते हैं, और साथ साथ हमारी जो मईशत है उसकी बढ़ोतरी के लिए भी बड़े जरूरी होते हैं। तो मुजफ्फरगढ़ बेचारा जो ज़रई इलाका भी मशहूर है, और ख़ासतौर पे अलीपुर जतोई जो एक एरियाज हैं, और मुजफ्फरगढ़ ये जो एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत फर्टाइल हैं, लेकिन जब रोड नेटवर्क्स ही बेहतर नहीं होंगे तो वो अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसे मंडियों तक ला सकेंगे? और फिर जहां उनको जान का स्टेक है कि पता नहीं हम शाम को घर पहुंच भी सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, तो ये मैं कहता हूं कि जहां यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ का सबसे बड़ा मुतालबा है, वहीं साथ में ये भी इक्वल लेवल पे जो कातिल रोड है इसको बनना बहुत जरूरी है। और अगर ये इसी टेन्योर में बन जाता है तो इसका डेफिनेटली एक जबरदस्त इनिशिएटिव होगा इस गवर्नमेंट का भी, और अगर ये नहीं बन पाता तो पिछले दौरे इक़्तिदार में भी ये नहीं हो सका, और इन 5 सालों में भी नहीं हो सकेगा, तो डेफिनेटली फिर अवाम इलेक्शन में जरूर एहतसाब करती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, यानी ये रूट कॉज होता है जी। ठीक है प्रोफेसर साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से मैं काफी देर से बात करना चाह रही हूँ, अगर आप कुछ पॉइंट इस पर ऐड कर दें। थैंक यू, इसमें ऐड करूंगा मैं बिल्कुल। आई डोंट नो कि टाइम कितना जी आप प्लीज बात कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बच्चों का, वो स्टूडेंट यूनियन की बात की, आप बात कर रही थी एसोसिएशन की जी। मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। हाँ, हमने अपने अदारों में छोटी छोटी एसोसिएशन बच्चों के बनाई हुई हैं, नॉट एज ए स्टूडेंट यूनियन जो एक ट्रेडिशनल हमारी होती है, और उसका चूंकि बैन भी है गवर्नमेंट का। आई डोंट नो कि फ्यूचर में गवर्नमेंट का प्लान होगा, लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपने क्वेश्चन किया था तो मेरा यस एंड नो बोथ मेरा था। यस विद सम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, नो जो करंट सिनेरियो है उसमें तो मेरा टोटली नो है। उसमें हमने बनाया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने एक छोटी सी एसोसिएशन बनाई हुई है गोइंग ग्रीन।
अपने यूनिवर्सिटी में। ठीक। हमने लास्ट ईयर 8000 पौधे लगाए उसके तहत। वेरी नाइस। और वो साउथ पंजाब में सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव था। इस तरह लिटरेरी सोसाइटीज बनाई हैं जो बच्चों को पढ़ने लिखने का वो पुराती हैं, फिर कल्चरल सोसाइटी बनाई। सो ये चीजें बच्चों को ग्रूम करती हैं एज ए गुड ह्यूमन बीइंग में। एजुकेशन तो एक है कि आपने उनको करिकुलम एक बुकिश नॉलेज दे दिया, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन बनाने के लिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है। लेकिन उनको ऑब्जेक्टिव ओरिएंट, जैसे उनका रोल होना चाहिए, उनका रोल सोसाइटी में होना चाहिए, उनका मैनेजमेंट में होना चाहिए, हर जगह उसको अगर क्लियरली डिफाइन कर लिए तो एब्सोल्युटली नो इशू। ठीक। कमिंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है। एक पॉइंट अगर आप इस पे ऐड कर दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। और मैं इसको ये बता दूं कि एयर यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेन कैंपस में डिग्री भी स्टार्ट कर दी है। और हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना दिया है हमारे मेन कैंपस में। तो हमारे पास चूंकि इधर स्पेस कम थी, अब हमारे पास स्पेस होगी, हम अपनी एयर यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, हाईली अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छा लगा सुन के। और इस एरिया के बच्चों को हम कहेंगे कि आए हमारे पास पढ़े, इस फील्ड में जाएं। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपके किचन तक आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली, डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीजें, नई चीजें आपने ऐड की। मोहम्मद अजमल चांडिया साहब, स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट, मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक था। बहुत शुक्रिया आने का। और इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताते चलें कि हमारी बहुत ही प्यारी सी प्रोड्यूसर हमना हाशमी का आज बर्थडे है, जो कि हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो प्रोग्राम में हमना को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे। हैप्पी बर्थडे हमना, खुश रहें, सलामत रहें। और अब यहाँ पर तशरीफ लाएं ताकि हम सेट पर केक कटिंग की जो सेरेमनी है उसको शुरू करें और अपने इस टाइम को एंजॉय करें। आप भी साथ हैप्पी बर्थडे हमना। जी हमना की हैप्पी बर्थडे। हमना हैप्पी बर्थडे। चलें जी आ जाएं, केक कटिंग कर लेते हैं और कैंडल्स भी। हैप्पी बर्थडे। चॉकलेट से शुरू कर लेते हैं। और सुईरा तारिक भी हमारे साथ मौजूद है। हमारी अच्छी खासी टीम यहाँ पर मौजूद है। भाई मैंने देखा ही नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमना कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये केक कटेगा यहाँ पर। बर्थडे का मुझे पता। अच्छा बर्थडे का पता है। और सबने विश किया, बहुत दुआएं दी, बहुत अच्छा लगा। और हैदर का बहुत शुक्रिया, महजबीन का बहुत शुक्रिया, सुईरा का बहुत शुक्रिया, बाकी सबका बहुत शुक्रिया, साइमा का बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया सबका। यही कहना चाहूँगी। सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है, सुईरा कुछ कहना चाहेंगी? मैं हैप्पी बर्थडे कहना चाहूंगी हमना को। खुश रहो, हमेशा हंसती रहो और इसी तरह से प्यारी प्यारी लगती रहो। चलें जी, इसी के साथ इख्तिताम होता है हमारे आज के प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए महाजी बिन आबिद को इजाजत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।